नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 गोल। आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी समझ से। तो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन भी करेक्ट होगा उसके सामने हमको तारा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शंस हैं, वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से ही खेलना चाहिए। तो बच्चों इसको करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसके सामने आप यहाँ पर स्टार बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो ऑप्शंस हैं, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण और उनकी खेल भावना के कारण। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो इसके सामने आप ऐसे स्टार बनाओगे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, हमने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने खिलाड़ी को माफ कर दिया और खेल भावना दिखाई। उन्होंने गुस्से से बदला लेने के बजाय अच्छा खेल खेलकर 6 गोल किए। इससे पता चलता है कि वे खेल को सही भावना से खेलने में विश्वास करते थे और उनकी हॉकी खेलने की कला बहुत ही अद्भुत थी। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर ये उनके अर्थ हैं। तो सबसे पहले है लांस नायक। लांस नायक क्या होता है? भारतीय सेना का एक पद या रैंक। फिर है बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक के लिए हो जाएगा वर्ष 1936, मतलब 1936 में जर्मन के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। फिर है पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट का क्या है? स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। फिर है सैपर्स एंड माइनर्स टीम। ये क्या है? अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। सूबेदार। सूबेदार होता है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। फिर है छावनी। छावनी क्या होता है? सैनिकों के रहने का क्षेत्र। क्यों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहली पंक्ति है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इसका मतलब आप लिखोगे, जो व्यक्ति बुरा काम करता है वह हमेशा डरता रहता है कि कोई उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार करेगा। फिर सेकंड है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो इसका अर्थ आप लिखोगे, मेजर ध्यानचंद बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद अपने साथियों को आगे बढ़ने का मौका देते थे। वे टीम भावना में विश्वास करते थे। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, और दूसरा है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो जो पहला है उसके लिए आप लिखोगे, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य लगन, साधना और खेल भावना था। वे नियमित अभ्यास करते थे और हमेशा टीम के हित को पहले रखते थे। फिर सेकंड है कि किन बातों से लगता है कि ध्यानचंद दूसरों को पहले रखते थे। तो इसके लिए आप लिखोगे, वे गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को पास कर देते थे ताकि वह गोल कर सके। वे जीत को अपनी नहीं बल्कि पूरे देश की जीत मानते थे। और थर्ड लिखोगे, वे टीम भावना को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए और अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ में साझा कीजिए। तो संस्मरण की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है बच्चों। आप लिखोगे, लेखक ने अपने जीवन की सच्ची घटनाएं बताई हैं।
इसमें लेखक के अनुभव और यादें हैं, इसमें सरल और रोचक भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें प्रेरणादायक संदेश है, इसमें खेल भावना का महत्व बताया गया है। जोड़े विभिन्न प्रकार के, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्दों का युग्म लिखिए। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 5 शब्दों का युग्म, जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, दूर दूर, पास पास। फिर अगला क्वेश्चन है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। तो इससे पहले क्वेश्चन में बच्चों सेम सेम थे, जैसे धीरे धीरे, बार बार, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, डिफरेंट हैं। तो आप लिखोगे अलग अलग शब्दों वाले शब्द युग्म, जैसे हार जीत, सुख दुख, दिन रात, जीवन मरण, आना और जाना। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो बच्चों योजक की सहायता से लिखने, योजक क्या होता है? आप या को हटाओगे और उसकी जगह एक सीधी लाइन खींच दोगे, एक रेखा खींच दोगे। इस तरीके से आप बनाओगे, जैसे है अच्छा बुरा, तो या की जगह क्या आएगा? ये छोटी सी लाइन आ जाएगी, तो हो जाएगा ये अच्छा बुरा। फिर छोटा या बड़ा, फिर हो जाएगा छोटा बड़ा। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। अमृत या विष, अमृत विष। बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। बच्चों आप ध्यान से देखना, आप ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। तो यहाँ पर क्या है? एक एक्स्ट्रा है ही। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए। यही पहचानना है। दूसरे वाक्यों में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्य को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से शब्द न हो तो उसके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों अभी हमें जो चैप्टर है, चैप्टर में से ऐसे शब्द ढूंढने हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। तो यहाँ पे ही नहीं है। तो चैप्टर में हमें कौन से शब्द ढूंढने हैं जिसमें ही, भी या तो हो, और फिर दोनों का मीनिंग बताना है। तो बच्चों इस चैप्टर से ये वाक्य लिए गए हैं, जैसे खेल में तो यह सब चलता ही है। तो यहाँ पर क्या है? ही। इसका अर्थ लिखोगे आप, वाक्य में जोर देकर कहा गया है कि खेल में ऐसी घटनाएं होना सामान्य बात है। खेल में तो यह सब चलता है। तो यहाँ पर क्या है? ये ही हटा दिया हमने, तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वाक्य में केवल सामान्य जानकारी दी गई है। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है, मैं ही गेंद को गोल के पास ले गया। तो इसका मतलब हो जाएगा, वाक्य में ही से यह बताया गया है कि यह काम विशेष रूप से उसी व्यक्ति ने किया है। और अब अगर हम इसमें से ही हटाएंगे तो ये हो जाएगा, मैं गेंद को गोल के पास ले गया। तो वाक्य में केवल काम होने की बात कही गई है। फिर जो अगला वाक्य होगा, मैं भी अपने साथियों की मदद करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? भी। तो इसका अर्थ हो जाएगा, वाक्य में भी से पता चलता है कि दूसरों के साथ साथ मैं भी मदद करता हूँ। अगर आप भी हटाओगे तो वाक्य हो जाएगा, मैं अपने साथियों की मदद करता हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा, वाक्य में केवल मदद करने की बात है। फिर अगला वाक्य हो जाएगा, बच्चे भी मुझे घेर लेते हैं। भी। तो वाक्य में भी से यह पता चलता है कि बच्चों के साथ अन्य लोग भी उन्हें घेरते हैं। अगर आप भी हटाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाक्य, बच्चे मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, वाक्य में केवल बच्चे के घेरने की बात कही गई है। अगला जो वाक्य होगा, मैं तो हमेशा मेहनत करता हूँ। तो वाक्य में तो से यह बात जोर देकर कही गई है कि मैं सच में मेहनत करता हूँ। अब तो हटाओगे आप तो बन जाएगा वाक्य, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ। तो वाक्य में केवल जानकारी दी गई है। इसी प्रकार जो अगला वाक्य होगा, वह भी अच्छा खिलाड़ी है। मतलब वाक्य में भी से पता चलता है कि अन्य खिलाड़ियों के साथ वह भी अच्छा खिलाड़ी है। आप इसमें से अब भी हटाओगे तो हो जाएगा, वह अच्छा खिलाड़ी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, वाक्य में केवल उसके अच्छे खिलाड़ी होने की बात कही गई है। आपकी बात, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते।
तो आप आंसर लिखोगे, यदि मैं ध्यानचंद की जगह होता तो मैं भी गुस्से से बदला नहीं लेता, मैं अच्छा खेलकर और अधिक गोल करके अपनी अक्षमता दिखाता। दूसरा क्वेश्चन है, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? तो आप उत्तर लिखोगे, मुझे क्रिकेट और हॉकी खेल सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये खेल बहुत रोमांचक होते हैं और इन्हें खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, आप इनके आंसर खुद भी लिख सकते हो। समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए, अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, आप जो समाचार पत्र न्यूज़पेपर होते हैं, आप उनको उठाओ, अपने घर में जो आते हैं उनमें देखो, जो लास्ट के पेज होते हैं, लास्ट के पेज से एक पेज पहले जो होता है उसमें खेल का होता है वो, है ना, तो वहाँ से आप देखोगे। जैसे पिछले सप्ताह के खेल समाचार के अनुसार भारत की क्रिकेट टीम ने एक महत्वपूर्ण मैच जीता, टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों ने उनकी खूब प्रशंसा की। इस जीत से देश के लोगों में बहुत खुशी हुई। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो जो भी उसमें आप पढ़ोगे। मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता है और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रही हैं। अपने समूह के साथ कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत क्या दिया गया है? इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा के सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो बच्चों, जैसे आप देखते हो, जब आप क्रिकेट का मैच देखते हो या कोई भी और मैच देखते हो तो उसमें कमेंट्री करते हैं ना, तो उस तरीके से आपको कमेंट्री करके दिखानी है। अपनी क्लास में जाओगे और 2 टीम बना लोगे, 5-5 की टीम बनाओ, है ना, तो उसमें कमेंट्री करके दिखाओ, जो लाइव कमेंट्री करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं इस तरीके से, आज मैच शुरू हो चुका है, खिलाड़ी तेजी से गेंद को आगे बढ़ा रहे हैं, दर्शक बहुत उत्साहित हैं, गेंद गोल पोस्ट के पास पहुंची और यह शानदार गोल हो गया, पूरी टीम खुशी से झूम उठी। तो ये हॉकी के बारे में, इस तरीके से आप क्रिकेट के बारे में, जो भी आपका पसंदीदा गेम हो उसके बारे में कमेंट्री कर सकते हो इस तरीके से। डायरी का प्रारंभ, कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हो या 2 प्रश्न। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये होता है डायरी लिखना। आज की पहेली, यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 3 खिलाड़ी दिखाए गए हैं और ये गोल यहाँ पर जाना है। तो किसका खिलाड़ी का जाएगा? पहले इस लड़की को देख लेते हैं। इसका गोल अगर यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ से ऐसे जाता जाता ये कहाँ जा सकता है? ये यहाँ जाएगा इस तरीके से। तो ये गोल वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये वापस आ जाएगा। तो इसका तो नहीं जाएगा, इसको क्रॉस कर दो आप। फिर इस लड़के का आप ले लो, तो यहाँ से गोल कहे जाएगा, ये तो यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ फिर क्लोज हो जाएगा। या फिर ये यहाँ से ऐसे इधर की तरफ जाएगा, ये फिर यहाँ क्लोज हो जाएगा, या फिर इधर की तरफ जाएगा। तो इसका भी गोल नहीं होने का, तो इसका भी आप क्रॉस कर दो। फिर अब इस लड़की को देख लो, यहाँ से गोल जाएगा इस तरीके से जाता जाता ये, और ये लास्ट में ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये लड़की गोल कर जाएगी। तो आप इसको कर दो टिक। झरोके से आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही एक अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी और गोथा। डांडी या गोथा, यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे हॉकी जैसा ही है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण सी होती है। ये बांस की बनी होती है। खेल सामग्री इसमें क्या क्या होती है? बांस के गुट्टे की गेंद, जिसे दुईत कहते हैं। गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई एक बांस की डंडियाँ। देखो बच्चों, ये होती है, ये नीचे से यहाँ से मुड़ी हुई है ना। ये राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा सा वर्त बनाना। कैसे खेले? अब बच्चों यहाँ पर इनके नियम दिए गए हैं कैसे खेलना है हमें। जैसे वह तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल
खेल प्रारंभ करेगा। गेंद को छोटे घेरे या वर्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे से दूर तक ले जाते हैं और फिर दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करे। उसके बाद में खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। और फिर क्या करना है, बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान है और इसलिए विजयी भी है। फिर है खेल के दो विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना न रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना और न उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या फिर हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजयी होता है। और इसकी खास बात क्या है, यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये द्वित और गोथे मतलब गेंद और डंडे को आग में डाल दिए जाते हैं। साझी समझ, आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। फिर है, आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखे कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। तो बच्चों, आप ऐसे ही किसी खेल के बारे में लिख सकते हो। जैसे कबड्डी होता है, किसी खेल के नियम जैसे कबड्डी, तो इसमें आप क्या लिखोगे? तो बच्चों, यहाँ पर आप एक खेल के बारे में लिखोगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कबड्डी के बारे में, तो जैसे इस खेल में 2 टीमें होती हैं। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी दूसरी टीम के क्षेत्र में जाकर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करता है। यदि वह सुरक्षित वापस आ जाए तो अंक मिलते हैं। जिस टीम के अधिक अंक होते हैं वही विजेता होती है। तो बच्चों, इस तरीके से आप जो भी आपके एरिया में कोई ऐसा गेम खेला जाता है तो उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, प्रेरक गाथाएं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई न कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की ओर अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े, सभी बस एक छोटे लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया और गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके सब उस बच्चे की सहायता करने के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पहुंचे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ लिया। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो बच्चों, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।